बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है एक ख़त। बड़ा अहम सवालात उठाए हैं उन्होंने और ख़त है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से, जो एक फुल कोर्ट बनाया गया था और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी और अब उस कमेटी को दोबारा एक आर्डीनेंस के ज़रिए कमज़ोर किया गया। उसमें से एक जज को बिला जवाज़ निकाल कर हटा दिया गया है और दो जजेस को क्रॉस करके एक जज को दोबारा कमेटी में शामिल करना, इसके ऊपर बड़े अहम सवालात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाए हैं और साथ में चीफ जस्टिस काजी फाज ईसा साहब को आईना भी दिखाया है कि आपने किस तरीके से जब फुल कोर्ट बनाया था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, तो आपने तमाम केसेस में बैठने से इनकार कर दिया था उससे पहले कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का जो एक नमूना हमारे सामने आया है वो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता, जब तक उसका कोई फ़ैसला नहीं होता, तब तक मैं किसी केस का हिस्सा नहीं बनूंगा। मैं आपके सामने तफसील रख देता हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल एक्ट कमेटी की दोबारा जो तश्कील हुई है उसके हवाले से उन्होंने बड़े अहम तरीन अपने नुक्ते उठाए हैं। एक तो 3 सफ़ात पर उन्होंने एक ख़त लिखा है और उस ख़त में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बनने पर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से एक फ़ैसला आया था उस पर उन्होंने रोशनी डाली है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट की मुदाखलत के दरवाजे उस टाइम बंद हो गए थे जब फुल कोर्ट ने एक फ़ैसला जारी कर दिया। अब फुल कोर्ट ने जो एक फ़ैसला जारी किया है तो उसको दोबारा रीशेड्यूल करने के लिए या उसको एक नई तरमीम के लिए या उसको दोबारा एक बार सेट करने के लिए फुल कोर्ट ही बन सकता है, उसके अलावा कोई उसमें मुदाखलत नहीं कर सकता। तो मुदाखलत के दरवाजे बंद हो गए थे। फिर फैसले में कहा गया कि किसी तरमीम के ज़रिए अदालत पर असर अंदाज होने की कोशिश की गई तो अदालत इससे खुद निपटेगी। इसमें रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट कर सकता है या फिर फुल कोर्ट इजलास के ज़रिए मुमकिन है। तो जब तक कमेटी को असल हालत में दोबारा बहाल नहीं किया जाता तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब डट गए हैं कि मैं इस कमेटी में नहीं बैठूंगा, बल्कि एक कमेटी का इजलास बुलाया भी गया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें नहीं बैठे, उन्होंने वहाँ से इनकार कर दिया बैठने के लिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि अब तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी डट गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं किसी सूरत भी काजी फायज ईसा साहब के साथ किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा, जो मर्जी हो जाए। अब आगे तरमीमी आर्डीनेंस एक आता है और 24 घंटे के अंदर अंदर जो कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की उसको नोटिफाई कर दिया जाता है, कमेटी को दोबारा तश्कील दे दिया जाता है और होता है कि इसमें कोई ख़ास वजह नहीं बताई जाती कि जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उनको क्यों इस कमेटी से निकाला गया है और फिर जो दूसरे सीनियर तरीन जज हैं यहया अफरीदी साहब, उनको क्रॉस करके अमीनुद्दीन साहब को इस कमेटी का हिस्सा बनाया जाता है। इसकी कोई वजूहात नहीं बताई गई हैं और चौथे सीनियर जज को कमेटी का हिस्सा बना दिया गया है, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब खुद जमहूरियत के जो लाग हैं वो अलापते रहते हैं। तो चौथे जज को जाके क्रॉस करके कमेटी का हिस्सा बनाया गया। अब यहाँ पर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कहते हैं कि जजेस को नज़रअंदाज करने की कोई वजूहात नहीं बताई जा रही हैं, हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं वो हर टाइम जो कमेटी का इजलास होता है उसके लिए दस्तयाब होते हैं। तो फिर जस्टिस यहया अफरीदी को या फिर आगे एक जज को क्रॉस करके इस कमेटी का हिस्सा बनाना, वो भी एक तरमीमी बिल आता है, तरमीमी एक्ट आता है, ऑर्डिनेंस आता है और उसके तहत आप कमेटी का हुलिया ही बदल देते हैं, जिसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपना क्लियर मौक़िफ़ दे दिया। उन्होंने कहा कि मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा और जब तक ये कमेटी असली हालत में, जो फुल कोर्ट ने असली हालत इसकी बयान की है और इसके ऊपर फुल कोर्ट का एक फ़ैसला मौजूद पड़ा है, जब तक ये असली हालत में नहीं आती तो मैं इस कमेटी का हिस्सा
नहीं बनूंगा। आगे चलते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यही वो वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो बनने जा रहे हैं उनका नोटिफिकेशन अभी तक हुकूमत वक्त और ताकतवर ने जारी नहीं किया और ना ही करने वाले हैं ये लोग। हालांकि इसके बरअक्स लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि क्यों नहीं अपकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नोटिफिकेशन जारी किया जा सका, क्योंकि जब चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब बनने जा रहे थे तो 3 महीने पहले ही उनका नोटिफिकेशन सदर साहब ने कर दिया था। तो अब क्यों नहीं किया जा रहा? यही वो वजूहात हैं क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कानून को, आइन को आगे रखते हैं और 3-4 और जज हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, और ये वो जजेस हैं जो टारगेट भी हैं, जो रेडार पर भी हैं ताकतवर के, और जिनके खिलाफ मुहिम भी चलाई गई, सोशल मीडिया हो या वैसे कोई मुहिम हो, तो ये सारी चीज़ें इन्हीं जजेस के खिलाफ की जा रही हैं। अब आगे चलते हैं तो इमरान खान साहब की बात करते हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शनर कमिश्नर जो है वो अंपायर भी हैं और ओपनिंग बल्लेबाज भी हैं। थर्ड अंपायर इनकी टीम का कप्तान है। थर्ड अंपायर मतलब ताकतवर शख्स, ताकतवर लोग जो पीछे बैठकर सब चला रहे हैं। और इमरान खान साहब ने वाज़ह कह दिया है कि पूरी कौम जानती है, बच्चा बच्चा जानता है कि इस टाइम मुल्क को जनरल आसिम मुनीर साहब चला रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ मैं और ऐड कर दूँ कि जनरल आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं और उन्होंने अब अपना हम नामी एक जनरल आसिम मलिक साहब हैं, उनको DGISI तैनात कर दिया है। वो 30 सितंबर को अपने ओहदे की जिम्मेदारियां संभाल लेंगे। अब चलते हैं तो खान साहब कहते हैं कि हमारे जलसे में लोग खुद आते हैं, हम ना तो कीमे वाले नान, आलू और बिरयानी देते हैं, बल्कि वो खुद आते हैं और दौड़े चले आते हैं, एक नज़रिए की बुनियाद पर आते हैं। अब इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने अपनी पार्टी को हिदायत कर दी है कि मियाँ वाली का जलसा हर सूरत में करना है और पता लगना चाहिए कि जलसा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट की जो बुनियादी हकूक़ के हवाले से बातें हैं तो लाहौर हाई कोर्ट खुद देख रही है, उसकी आंखें बंद नहीं हैं कि जो बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनको नज़र क्यों नहीं आ रही हैं। पार्टी को कह रहा हूं कि अगले हफ्ते को हम पिंडी में भी जलसा करेंगे। पार्टी को कहता हूं कि जलसे के लिए हाई कोर्ट से रुजू करें, अदलिया को ख़त्म करके ये गैर आइनी और गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज करने जा रहे हैं। जलसे से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 500 लोगों को नज़र बंद कर दिया जाता है और ये अहकामात किसने जारी किए, क्यों किए? गर्मियों का जलसा शाम में ही होता है, सर्दियों का जलसा रात को नहीं होता है। तो ये कहते हैं कि 6 बजे जलसे का टाइम ख़त्म कर दिया जाता है। ये तो पहली दफ़ा सुना है जी हमने भी। याह्या खान पार्ट 2 हुकूमत चल रही है, इलेक्शन फ्रॉड ना खुले, 9 मई की CCTV फुटेज सामने ना आए, इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए थर्ड अंपायर मतलब ताकतवर शख्स अपना किरदार अदा कर रहा है। ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैच ही नहीं खेलने देना, और अंपायर तो इंसाफ करते हैं। याह्या खान ने भी वही किया था जो आज ये लोग कर रहे हैं। इलेक्शन में डाका मारा गया, 9 मई वाक़यात में कारकुनों को जेल में डाला गया, कोई तहकीकात नहीं हो रही। जब तक इंसाफ नहीं होगा मुल्क में अमन व अमान नहीं आएगा। शहबाज शरीफ का बयान आया है कि अच्छे बच्चे बनो, मिलकर रहो ताकि मुल्क तरक्की करे। शहबाज शरीफ साहब सुन लो, अमन इंसाफ से आता है और इस मुल्क में इंसाफ को कंट्रोल कर लिया गया है। ये आपके सामने जजेस ही परेशान हैं, 6 जजेस जो हैं वो परेशान हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, और 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों के हवाले से कल एक तफसीली फैसला आया है और उन 8 जजेस का जो मुख्तसर फैसला था उसको तो माना ही नहीं इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन खुद एक अदालत बना हुआ है और अदलिया के आर्डर्स को मान ही नहीं रहा, और हीले बहाने वसीले लिंगर ऑन करने के लिए, लटकाने के लिए चीज़ों को दरख्वास्त लेके फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच जाता है। कोई नज़रसानी की होती है, कोई ये पूछ रहा होता है कि फलां पैराग्राफ की ज़रा तशरीह कर दें, इस तरह के हथकंडे कर रहा है। जजेस ने कहा है कि फैसला माने। मंसूर अली शाह साहब ने अपनी तकरीर में एक बिल्कुल वाज़ह बात की थी
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ اٹل ہوتا ہے، اس کو ماننا پڑتا ہے، اور اگر اس کو نہ مانا گیا تو کانسیکوینسز ہوں گے۔ تو خیر یہ نظام ہے عدلیہ کا، اور عدالتوں کو کنٹرول کر رہے ہیں، ججز کے نوٹیفیکیشن نہیں جاری ہو رہے، ججز کو کمیٹیوں سے ہٹایا جا رہا ہے، اپنی مرضی کے ججز کو پلانٹ کیا جا رہا ہے، جو ہم خیال ججز ہیں چیف جسٹس صاحب ان کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور خود وہ جمہوریت کی کتاب اٹھا کے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے بڑے بڑے اعلان کر رہے ہوتے تھے کہ میں جمہوری شخص ہوں، میں اس آئین پہ چلتا ہوں۔ اب خود ہی آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور ان کے سامنے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے وہ بنی ہوئی ہے، جس کو اس ٹائم کمزور کر دیا گیا ہے، اور 2 ججز اس سے اختلاف کر چکے ہیں، اور 2 ججز قاضی فائز عیسی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے اب تیار نہیں ہے۔ اب کمنگ چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور چیف جسٹس کے بعد جو ہیں منیب اختر صاحب، تو یہ دونوں جج جو ہیں اس ٹائم شدید ترین مطلب کے اختلاف میں ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے اور مزید تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن ہے، اور اس کو جو اس کو کردار 8 فروری کو ادا کرنا چاہیے تھا الیکشن میں، وہ کردار ادا نہیں کیا۔ 8 ججز کا تفصیلی فیصلہ آیا ہے، 70 صفحات پر ہے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اس کو تحریر کیا ہے، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے، مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کی ہی بنتی ہیں، اس کے علاوہ کسی کی نہیں بنتی ہیں، تو ساتھ میں انہوں نے فریق بننے کی جو درخواست تھی اس کا بھی تفصیلی فیصلے میں ایک نوٹ جاری کیا ہے۔ اختلافی نوٹ بھی 2 آئے ہیں، وہ الگ چیز ہے، لیکن 8 ججز کا ایک فیصلہ بڑا اہم ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو ایک نئی روح پھونک دی گئی ہے۔ اب معاملات اس نیج پہ پہنچ چکے ہیں کہ بچہ جانتا ہے کہ ملک کو کون چلا رہا ہے اور کس کے ہتھ کنڈے سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ ملک ایسے ہی چلتا جائے گا، عدلیہ کا نظام سیٹ ہوگا یا مزید کنٹرول ہوگا۔ اور یہ جو قانون سازی لائی جانی تھی، یہ تو عدلیہ کے ایسے پر کاٹے جانے تھے کہ ایک آئینی عدالت بنا کے قاضی فائز عیسی صاحب کو اس کے اوپر تاحیات ہی یہ شاید کر دیتے کہ آپ اس کے اوپر چیف جسٹس بن جائیں یا 3 سال اس کے اوپر بیٹھیں جب تک ہماری حکومت ہے، رگڑ کے رکھ دیتے یہ سارے آئینی معاملات کو۔ لیٹس سی معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔